नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो चला है राजधर्म का। कोरोना के बाद अब H1N1 से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश भर में H1N1 वायरस ने अटैक कर दिया है। ये वायरस बेहद खतरनाक है। नाक और मुंह के रास्ते सीधे दिल और फेफड़े में उतरता है और फिर इंसान को एक एक सांस के लिए मोहताज कर देता है। दिल्ली समेत पूरे देश में इस समय स्वाइन फ्लू का कहर टूट रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब तक करीब 2000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। केरल में हालात इससे सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। केरल में स्वाइन फ्लू से इसी अगस्त में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि दिल्ली में अभी तक मौतों का मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। तो इधर दिल्ली सरकार ने स्वाइन फ्लू को लेकर एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वो सांस से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों को लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसी जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो मास्क पहने, सांस से जुड़ी साफ सफाई का ध्यान रखें और अगर फ्लू जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसको लेकर लापरवाही ना करें। स्वाइन फ्लू को आमतौर पर H1N1 फ्लू कहा जाता है। ये हर बारिश के मौसम में आता है, लेकिन इस बार H1N1 कुछ ज्यादा ही कहर मचा रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। स्वाइन फ्लू आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाने, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसे फैलने से कैसे रोकें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। लेकिन उससे पहले सुनिए H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू पर नई दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या सलाह दे रहे हैं। H1N1 एक वायरल फीवर है जो हवा में फैलता है खांसने से और किसी सर्विस को टच करने से, जिसमें इन्फेक्शन हो, जो फिर हमारे चेहरे पे आ जाता है और फिर हमारे सांस की नाली में आ जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जो है, ये वायरस हमारे नाक में, गले में और कभी कभी लंग्स में जा सकता है। इसके जो लक्षण है, बुखार होता है, बुखार के साथ बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी हो सकती है, सांस की तकलीफ कुछ पेशेंट्स में हो सकती है और कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादातर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, जुकाम, नज़ला ही रहता है। कुछ लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनमें कभी कभी ये वायरस जो है फेफड़ों में जा सकता है, जिसके कारण वायरल निमोनिया हो सकता है और इसके कारण ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इसके वार्निंग साइंस क्या हैं? अडल्ट्स में तो मैं ये कहूँगा कि अगर बुखार तेज़ हो रहा है और वो 4-5 दिन बाद कम नहीं हो रहा है, या आपको छाती में दर्द हो रही है, या सांस लेने में तकलीफ है, या खांसी के साथ बलगम आ रहा है, या उसमें कुछ ब्लड आता है, या फिर ड्राउजीनेस होती है, सुस्ती होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो ये साइंस हैं कि ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकती है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों में अगर हम देखें तो अगर बच्चों में बच्चा जो है ड्राउजी हो रहा है, सुस्त हो रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, फीड नहीं ले रहा है, ऐसे बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और उनको डॉक्टर के साथ ज़रूर संपर्क। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है उससे दूर रहें, बाहर जाएँ तो मास्क लगा लें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। किसी को खांसी हो रही है तो कफ एटिकेट जरूर करें। अगर खांसी आ रही है तो टिश्यू लें या रुमाल के अंदर खांसी करें, जिससे वायरस हवा में ज़्यादा दूर ना फैलें। अगर टिश्यू और रुमाल नहीं है तो ऐसे अपने बाजू के अंदर खांसी करें, जिससे वो वायरस जो है हवा में ज़्यादा नहीं आए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने खांसी की, आपके हाथ में वायरस आ गया, आपने किसी चीज़ को टच किया, जैसे डोर नॉब को या दरवाजे को टच किया, तो वायरस उसमें भी आ जाता है। और किसी और ने उसको टच किया तो उसके हाथ पे वायरस आ सकता है और फिर वो उसके चेहरे, अगर उसने अपनी आंखें या चेहरे टच किया तो वायरस फिर चेहरे पे आ जाता है और फिर वो सांस की नाली में चले जाता है। तो रेगुलर हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है, जिससे आपके हाथों में वायरस ना आए, और अपनी आंखों को, चेहरे को इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, जिससे अगर आपके हाथ में वायरस है तो वो आपके गले, सांस की नाली तक ना पहुँचे। तो आपने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुना। उन्होंने बताया कि आप सावधानी कैसे बरत सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसे कैसे पहचाने। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किन्हें है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें से सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो 60+ लोग हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, उन्हें भी इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जिसे पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है या फेफड़े से रिलेटेड किसी भी तरीके की बीमारी है, तो उन्हें भी इसमें
में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर होती है और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होगी H1N1 वायरस अटैक कर देता है। अब ये फैलता कैसे है, इसे कैसे पहचाने, तो सबसे पहले ये बताती हूं मैं आपको कि ये फैलता कैसे है। H1N1 संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब अगर आपको लगता है किसी को सर्दी जुकाम या फीवर है तो उससे हल्का सा दूरी बरत लें, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके अलावा दूषित सतह को छूकर आंख, नाक या मुंह छूने से बचना चाहिए। रेगुलर हैंड सैनिटाइज करिए, अच्छे से हैंड वॉश करिए, इसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। अब इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बगाई हैं, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक के। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के मणिपाल हॉस्पिटल। सर आपका बहुत स्वागत है। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर संजीव के साथ। डॉक्टर, आम सर्दी जुकाम और H1N1 स्वाइन फ्लू के लक्षणों में अंतर क्या है और इसे कैसे पहचानें? गुड आफ्टरनून। सो दिल्ली में जैसे देखा गया है और दिल्ली एनसीआर में इनफैक्ट देखा गया है कि जो इन्फ्लुएंजा, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, काफी हद तक फैला हुआ है। अक्सर देखा है कि एक अगर फैमिली मेंबर को हो तो पूरी फैमिली को हो जाता है, एक बच्चे को स्कूल या क्लास में हो तो पूरे स्कूल में फैलता है। जो मेन जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं इन्फ्लुएंजा के, वो सडन ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर है, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बॉडी एक, हेडेक। बच्चों में स्पेशली एब्डोमिनल पेन ज्यादा देखी जाती है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कभी कभी सोर आईज जैसे आंखों में पानी आना, प्लस ईयर इन्फेक्शन। इसमें और बाकी जो वायरल इन्फेक्शंस की जो प्रेजेंटेशन है, जो लक्षण है, पहले 1-2 दिन लगभग सेम रहते हैं। पर जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी हाई ग्रेड फीवर बिना कारण के हो, उसके साथ जाड़ा लगे, चिल्स लगे, खांसी जुकाम या बुखार के साथ नजला हो, गले में दर्द हो और कम से कम 48 आवर्स में सेटल ना हो, तो इसको हम हमेशा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी समझते हैं। बच्चों में मोर इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। उनका ब्रीदिंग रेट एडल्ट्स के हिसाब से डबल रहता है। तो अगर वो वायरस इनहेल कर रहे हैं, उनका जो रिस्क है लगभग दुगना रह जाता है। उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, प्लस उनका जो लंग फंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है, स्पेशली एडल्ट्स के हिसाब से, क्योंकि उनका जो रिजर्व कैपेसिटी होती है फेफड़ों में वो कम रहती है। तो लक्षण पहले 1-2 दिन सेम रहते हैं, फिर अलग अलग इन्फ्लुएंजा वायरसेस के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग वायरसेस के भी अलग लक्षण होते हैं। खाली इन्फ्लुएंजा थ्रोट को इन्फेक्ट नहीं करता, बहुत से अदर वायरसेस हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस, कॉक्सैकी वायरस, एडिनो वायरस, और अभी कोविड भी चल रहा है। कोविड अभी तक गया नहीं है, जो हम ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स अभी देख रहे हैं। तो हमें सतर्क रहना है, पैनिक की जरूरत नहीं है, बट प्रिकॉशन रखना है। और हमेशा याद रखिए, अपनी सेहत अपने हाथों में है, हाथ साफ रखिए। अगर आपको कोई भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में दर्द, इरिटेशन है, प्लीज स्कूल या काम पर मत जाइए, आइसोलेट कर लीजिए, मास्क पहनिए, और स्पेशली जो एल्डरलीज है घर में, उनसे बच के रहिए, क्योंकि अगर उनको होगा तो वो अटैक और सीवियर हो सकता है। जी डॉक्टर स्वाति, जैसे कि अभी डॉक्टर संजीव ने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे कैसे पहचाने, लेकिन यूजुअली जब हमें सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हम 1-2 दिन अपने घर में इंतजार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो ठीक होए, और बहुत बार ऐसा होता भी कि 1-2 दिन में अपने आप बॉडी रिकवर होने लगती है। लेकिन हमें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, कब लगे, कब ये समझे कि अब खतरा बढ़ रहा है और अब घर पर नहीं रहना है, अब उपचार की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए ये आपने सही बात कही कि इनिशियली हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को H1N1 हो रहा है या हर किसी को इन्फ्लुएंजा हो रहा है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्या ऐसे संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब हमें अस्पताल की तरफ जाने की जरूरत है। देखिए, अगर 2-3 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपको तेज बुखार अभी भी चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवा जो आप ले रहे हैं उससे आपको सुधार नहीं लग रहा है, या कुछ लोगों में जैसे हम देखते हैं कि इसमें खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि आपकी सांस उखड़ रही है, आपको ठीक से सांस नहीं आ रही है, या जैसे कोरोना के वक्त में हम SpO2 चेक करते थे, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल लगातार 95 से नीचे रह
रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, या जिन लोगों का 90 से नीचे चला जाता है उनको हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे में आपको अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में उल्टी दस्त भी एक तरह का लक्षण उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बच्चा अच्छे से खा पी नहीं पा रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं आप ठीक से, तो ये भी ऐसे संकेत हैं कि जब आपको अस्पताल जाना चाहिए या आपको ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है, केवल गोलियों से काम नहीं चलेगा। जी, डॉक्टर बोनाली दत्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन मेदांता की हैं। डॉक्टर बोनाली, हमने एक पैटर्न देखा है कि हर एक साल जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। हमने लास्ट ईयर देखा कि 3 से 4 दिन रिकवरी का टाइम था, अब हमने देखा ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज ले रहा है बॉडी रिकवरी के लिए। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है और हर साल क्या ये अपना स्वरूप बदलते हुए बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंजा जो है, ऑल वायरसेस वो म्यूटेट करते हैं, तो एवरी ईयर वी सी डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो इस साल हमने ऐसा देखा है कि साउथ हेमिस्फीयर का जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा, जो मॉनसून्स में होता है पर्टिकुलरली, वो काफी ज्यादा इस बार हुआ है। वी ऑलवेज सी अ स्मॉल पीक, बट इस बार जितना ज्यादा हुआ है इतना पहले हमने नहीं देखा है। बहुत पेशेंट्स विद H1N1 विद इन्फ्लुएंजा विद हाई ग्रेड फीवर, बहुत टाइम लग रहा है। नाउ इट्स अ फैक्ट दैट जिनको भी अंडरलाइंग लंग डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको फ्लेयर अप कर देगा। सो 3 to 5 डेज के जगह उनको 8-10 दिन लग सकता है पूरा रिकवरी में। एंड वी हैव सीन दैट इट्स क्वाइट लॉन्ग ड्रॉन आउट, वेरी हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंसर्न्स जब हम कहते हैं पेशेंट्स को कि आप मेडिकल एडवाइस लो, बिकॉज अदरवाइज यू नो वी कैन मेक डू विद इट। नाउ अगेन डॉक्टर संजीव हैज सेड करेक्टली कि नॉट जस्ट इन्फ्लुएंजा, देयर इज कोविड राइट नाउ, देयर इज RSV राइट नाउ, सो वी हैव सो मेनी वायरसेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और टिपिकली ये विंटर्स में हम लोग ये पीक एक्सपेक्ट करते हैं, मॉनसून्स में इतना बड़ा पीक नहीं होता है, छोटा होता है, बट दिस ईयर वी हैव सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा। एंड यस, दे कीप म्यूटेटिंग, द स्ट्रेन्स कीप चेंजिंग, दैट्स व्हाई द वैक्सीनेशन भी बदलता रहता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्ट्रेन दैट इज प्रेडिक्टेड टू हैपन इन दैट सीजन। जी, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर बोनाली भी जैसे भी बता रही है कि बहुत हाई फीवर आता है और हमने देखा भी है यूजुअली 103, 104 फीवर बहुत नॉर्मल सा हो गया है अभी इस वक्त जो वायरल हो रहा है। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो किड्स, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें सतर्क रहना है। इसके अलावा और किन लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए? और साथ ही एक और अहम, जिस तरीके से आपने बताया कि साथ में कोरोना का वेरिएंट भी इस वक्त कहर बरपा रहा है, तो दोनों के लक्षण हम कैसे अलग अलग पहचानें? क्योंकि अगर कोरोना होता है, पहले तो हमें पता था कि हमारे टेस्ट बर्ड्स चले जाएंगे, स्मेल हमें नहीं आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी पैटर्न चेंज है, इसे कैसे पहचानें? इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो हर साल जो इन्फ्लुएंजा, जो हम कहते हैं H1N1 एक स्ट्रेन है जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है। जो हम लेमैन लैंग्वेज में स्वाइन फ्लू कहते हैं, ये एक्चुअली स्वाइन फ्लू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये स्वाइन ओरिजिन नहीं है। एवियन फ्लू अलग है, स्वाइन फ्लू अलग है। दिस इज H1N1, जो हमने ऑलमोस्ट 100 साल पहले पेंडेमिक देखा था, जिसे हम स्पेनिश फ्लू कहते थे, H1N1। 2009 में हमने दिल्ली NCR में देखा था कि ह्यूज एपिडेमिक आउटबर्स्ट हुआ था। हर साल ये स्ट्रेन चेंज करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। जो इन्फ्लुएंजा H1N1 का जो वायरस है, उसमें 8 अलग अलग जोन्स हैं, मतलब एरियाज हैं, जो 11 प्रोटीन्स डिपिक्ट करती हैं। उनमें से 2 प्रोटीन्स हैं जिसे हम कहते हैं HNN। H इज हाइलोनोनिडेज, N इज न्यूरोमेनिडेज। ये नाम है प्रोटीन का। पर जो H में है वो 9 अलग प्रकार के H होते हैं, एंड N में 6 अलग प्रकार के N होते हैं। तो ये NNH में जो मिक्स और इंटरमिक्स होता है, उसे हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। सिंपल लैंग्वेज में म्यूटेशन, और सिंपल लैंग्वेज में उनका स्ट्रक्चर हल्का सा बदल जाता है। इसलिए हर साल, हर 6-8 महीने के बाद नया वैक्सीन आता है जो हम प्रेजेंट स्ट्रेन्स को कवर करें। सबसे जरूरी है आइडेंटिफाई करना जो हाई रिस्क है। चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5, जो एल्डरलीज हैं 65 ईयर्स से ऊपर, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, या जो इम्यूनो सप्रेसेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जिनको सिवियर कोमॉर्बिड कंडीशंस है,
जैसे सीवियर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ओबेसिटी, इनमें ज्यादा रिस्क रहता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन जैसे मैंने पहले कहा, पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो एलिजिबल एज ग्रुप है 6 महीने से लेके राइट टिल एल्डरली, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अभी भी बहुत जरूरी है। ये इसका जो एफिकेसी है, वैक्सीन एफिकेसी 60% है, पर जो सीवियर केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन वो 80 to 85% प्रिवेंट करता है। डॉक्टर संजीव, मैं इसी में एक छोटा सा सवाल और ऐड ऑन कर देती हूँ। जो आपने वैक्सीन की बात की, फ्लू वैक्सीन की, इससे कब कब लगवाना चाहिए, कितने समय में लगवाना चाहिए और कौन कौन इसे ले सकता है? जो वैक्सीन अभी जो नया स्ट्रेन को कवर करने के लिए ये पिछले हफ्ते ही इंडिया में आया है, इसमें 2 प्रकार के, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, 2 प्रकार के वैक्सीन है जो हम कहते हैं ट्राइवेलेंट या क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन। दोनों वैक्सीन यूजफुल हैं। इसमें जो प्रोटेक्शन है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन अप टू 60% है, टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर डिजीज ऑलमोस्ट 80-85% प्रोटेक्टिव है। खाली कुछ लिमिटेड कंडीशन में ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट बाय एंड लार्ज 6 महीने से हम शुरू कर सकते हैं। जब हम शुरू करते हैं हम 2 डोज देते हैं 1 महीने के गैप में। उसके बाद एनुअल जो आपका इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट वो मैंडेटरी होना चाहिए। ये ज्यादा महंगा नहीं है, बट बहुत जरूरी है। इसमें कोई नोन साइड इफेक्ट नहीं है, हल्का सा लोकल पेन होता है कुछ घंटों के लिए, बट बहुत सेफ है, हाईली रिकमेंडेड है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं अभी तक, उनको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, डॉक्टर स्वाति, रिकवरी प्रोटोकॉल इसके क्या हैं और हमें क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम इससे बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो कोविड के हमारे दिन हैं उन्हें हमें याद करने की जरूरत है कि जिस तरह से कोविड फैलता था कि आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, वो खांस रहा है, छींक रहा है, आपसे बातें कर रहा है, अगर वो संक्रमित व्यक्ति है तो आपको भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो जो खास तौर से हमारी क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, हम कहीं बाजार में हैं, स्कूल की हम बात करें जहाँ बच्चे हैं, वहां हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अगर खांस रहा है, छींक रहा है तो हमें उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। हम N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद भी अगर हम बीमार हैं तो उस दिन हम स्कूल नहीं जाएं या हम ऑफिस नहीं जाएं या हम अपने काम पर नहीं जाएं, ताकि हम अगर संक्रमित हैं तो हम आगे ये संक्रमण को नहीं फैलाएं। दूसरा, कफ एटिकेट्स जिनकी लगातार हम बात करते हैं कि जब खांसी या छींक आपको आए तो अपने कोहनी में छींकिए, किसी कपड़े में छींकिए। इन चीजों का हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग ऐसा नहीं करें ताकि संक्रमण और लोगों में नहीं फैले। दूसरी बात, देखिए, हम क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेंटिलेटेड एरियाज में भी कई बार रहते हैं, क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि लोगों के ऑफिसेज एसी है या हम जहाँ काम पर जाते हैं वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे में भी अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो दूसरों को ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला सकता है क्योंकि वो क्लोज स्पेसेस हैं। तो कुछ ना कुछ हमें वेंटिलेशन का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरा, जैसे कि वैक्सीन की अभी बात करी डॉक्टर संजीव ने भी, कि वैक्सीन अवेलेबल है, उसे लोग लगवा सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं लगवा रखी है आप उसे लगवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है और वो सोचे कि मैं आज जाकर के वैक्सीन लगवा लूं तो मुझे संक्रमण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तब वैक्सीन मत लगवाइए। लेकिन अगर आप के बच्चे बहुत छोटे हैं या घर में बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, पहले से कोई बीमारियां वगैरह आपको हैं, तो ये वर्ग को जरूर आगे आकर के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि आप इस समय सुरक्षित रहें जिस तरह से मामले इस वक्त ज्यादा सामने आ रहे। दूसरा, खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगर हम अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, अगर हम अच्छी मात्रा में विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनका खासतौर से सेवन करते हैं, तो उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहता है और हम आसानी से जो मौसम के जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी पे लगातार काम करते रहना बहुत जरूरी होता है, उसका लगातार ध्यान रखें। और जैसा हमने अभी कहा कि अगर आपको 1-2 दिन हो गए हैं और आपके लक्षणों में सुधार नहीं हो रहा है तो जरूर आपको डॉक्टर से जो है कांटेक्ट करना चाहिए और अपने आप से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर बोरनाली, जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक पैटर्न नोट किया कि पहले इसमें जो डेथ रेट है वो 1% से बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 1% और मे बी फ्यूचर में ये इंक्रीज भी हो सकती है। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। केरल में मई में 500 से ज्यादा केस आए, 6 लोगों की मौत हुई। जून में 2000 से ज्यादा दर्ज किया गया केस और 26 मौत हुई। जुलाई में 31 मौतें हुई और
17 अगस्त तक के आंकड़ों की बात करूं तो 21 मौतें दर्ज की गई। तो धीरे धीरे इसमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? So see, ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं सबका हमने कोविड में भी देखा है, इन्फ्लुएंजा में भी देखा है कि 85% ऑफ द पीपल जो होते हैं उनका माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो घर पे ही रहेंगे, घर पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देन द रिमेनिंग 15 में से हाँ 10% की एडमिशन हो सकती है, एंड देयर इज अ स्मॉल फ्रैक्शन लेस देन 5% जिनको हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू केयर की जरूरत होती है, एंड इट्स ऑलवेज लेस देन 1% जिनकी एक्चुअली डेथ होगी इसके वजह से। एंड जैसे हमने काफी बार डिस्कस किया अभी कि इन वही कैटेगरी में होते हैं जो बहुत एल्डरली होते हैं या जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होते हैं, अंडरलाइंग इलनेसेस, डायबिटीज हो, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एटसेट्रा, इनको ज्यादा होता है। सो ये जो रेशियो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डोंट थिंक दैट हैज चेंज्ड, बट येस समटाइम्स जब बहुत सिवियर इन्फेक्शन होता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वैक्सीनेशन नहीं लिया है हमने, हम अभी जैसे इट्स लाइक अ मिनी एपिडेमिक. It's not a full-fledged epidemic yet, but it's a mini epidemic in Delhi NCR certainly हम लोग देख रहे हैं। पर इसके वजह से ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत बढ़ गए हैं, बट देयर इज सर्टेनली रिस्क कि बहुत लोग घर पे बैठे बैठे उनका हाई ग्रेड फीवर है, उनको फिर एंटी फ्लू जो ट्रीटमेंट होता है, टैबलेट्स दिया जा रहा है, एंड देन दे आर स्लोली रिकवरिंग एट होम। एट द सेम टाइम बहुत पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं विद बायलैटरल न्यूमोनिया, जिनको ये H1N1 भी दैट इज अ कल्प्रिट फॉर इट। I personally think the distribution of the viral illness hasn't changed. ये ऐसे ही रहता है कि 85% mild ही होगा और बाकी फिर उनको थोड़ा और extra care की जरूरत होगी। And then yes, 1%, less than 1% mortality and maybe 1.5% ICU में पहुंच जाते हैं। जी, डॉक्टर संजीव, पिछले कुछ हफ्तों में हमारे पास जो आंकड़े हैं, हमने नोटिस किया कि 70% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो हुए हैं सांस की बीमारियों से जुड़े हुए, वो H1N1 की वजह से हुआ है। जैसे कि डॉक्टर बोनाली भी कह रही थी, धीरे धीरे जब ये थोड़ा सीवियर हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है, फिर ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है और कई बार हमने देखा कि ये हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ, जब 103, 104 का फीवर हो और तुरंत हॉस्पिटल जाना मुमकिन ना हो, उस वक्त क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं प्रिकॉशनरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये पूछा। तो सबसे पहले है कि इस टाइम, इस साल इतना ज्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये डायरेक्टली लिंक्ड है रिसर्च स्टडीज में कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें एक यू शेप्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनके लिए ऑप्टिमम हो जाती है, ये जो एरोसोल वायरल का जो लिपिड लेयर है, जो एरोसोल है, वो ज्यादा देर सस्टेन करता है, मतलब वो सूख के गिर नहीं जाता, वो ज्यादा जीवित रहता है, लंबा टाइम के लिए जीवित रहता है। जिसका इंक्यूबेशन पीरियड खाली 2 या 3 दिन है, शरीर में रह सकता है अप टू 7 to 10 days। पर जो वायरल शेडिंग है, दैट मीन्स जब तक आदमी इस वायरस को शेड करता है वो अप टू 15 days है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इट कैन गो अप टू 4 to 6 weeks, यानी लॉन्गर टाइम तक एक पेशेंट शेड कर सकता है ये वायरस अपनी खांसी में, स्नीजिंग में। ये सरफेसेस में रह सकता है 7 और 8 घंटे तक, मतलब डोर नॉब्स पर या रेलिंग पर या टेबल पर या चम्मच पर। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होता है, माइक्रो एरोसोल से स्प्रेड होता है, ये 7 फीट तक जा सकता है, यानी 2 मीटर से ज्यादा। सो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात आपकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस की, वायरल इन्फेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंजा भी वायरल इन्फेक्शन है, हर बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। लंग्स में निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस हो सकता है, बच्चा या एडल्ट बुजुर्ग कोमाटोज हो सकता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, किडनी इन्फेक्ट, लिवर में इन्फेक्शन हो सकती है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन होती है, और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी पेशेंट्स की कम हो जाती है, जो टी सेल का जो डिसफंक्शन जो कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपने पूछा है कि हम किस तरह से अपने आप को सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट से सेव कर सकते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल है, अपने आप ट्रीट मत करिए। सिंपल पैरासिटामोल रिक्वायर्ड डोजेस में सफिशिएंट है। जो चीज बहुत डेंजरस है वो ड्रग्स जैसे निमोसेलाइड है, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है,
वो आंतड़ियों को भी डैमेज करती है और पेशेंट्स की प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं इसके साथ। प्लीज अपने आप मत दवाइयां लीजिए। कॉम्बिनेशन फीवर मेडिसिन, पेन मेडिसिन, जरूरी है कि अपने आप एंटीबायोटिक प्लीज मत शुरू करिए। वो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देती है। कभी कभी पेशेंट्स एंटीबायोटिक लेके आते हैं, निकलता H1N1 है, और उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ फिर लूज मोशन, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है। फिर ये डबल वैमी हो जाता है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज, हर एक फीवर H1N1 नेसेसरीली नहीं होता। अगर कोई फीवर हो, वो बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो क्लिनिकली हमने गेज करना है किस पेशेंट को टेस्ट करना है। हर फीवर को इन्फ्लुएंजा का टेस्ट की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंट का जो क्लिनिकल लुक है, जो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जैसे कि पेशेंट किस प्रकार से है। अगर पेशेंट अच्छा है, वाइटल स्टेबल है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सब चीज स्टेबल है, पेशेंट को सिंपल ऑब्जर्वेशन, घर में आइसोलेशन काफी रहता है। जी डॉक्टर स्वाति, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और ये कितने दिनों के भीतर या कितने घंटों के भीतर करा लेना चाहिए? और इसी में मैं एक और सवाल जोड़ती हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे हाल ही में कोल्ड का फीवर हुआ और वो 3 दिन में मैंने रिकवर कर लिया। 15 डेज बाद मुझे फिर से सेम सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हुई और इस बार थोड़ा लंबा चला। तो ये हमने कई लोगों में नोटिस भी किया है कि बार बार 15 डेज या विद इन मंथ वापस से कोल्ड का फीवर की चपेट में लोग आ जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी बताइएगा, इससे कैसे बचें और टेस्ट क्या क्या कराए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कोविड में स्वैब टेस्ट होता था, बिल्कुल उसी तरह से H1N1 के लिए भी स्वैब टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट होता है जो कि किया जाता है, जिससे H1N1 को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो इन्फ्लुएंजा बी वगैरह और जो डिफरेंट और वायरस हैं वो भी इसी तरह से डिटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन हर किसी को जो बुखार हो रहा है, हर किसी को जरूरत नहीं है कि हम दौड़ करके जाएं और सबसे पहले अपना H1N1 टेस्ट कराएं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 2-3 दिन तक आपको बुखार परसिस्ट करता है या आपको शुरुआत में ही बुखार के साथ बहुत ज्यादा खांसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि कुछ लोगों में देखा जाता है, उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको शुरू में ही टेस्ट कराने की जरूरत है। वरना ज्यादातर लोग आराम से आप 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। अगर आपकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है या आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है, तब हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको H1N1 का टेस्ट करा लेना चाहिए और हमें ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है या नहीं है। और कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम एब्डोमिनल सिम्टम्स देखते हैं, यानी कि उनको दस्त हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, ऐसे भी केसेस फ्लू के सामने आते हैं। उनमें भी अगर 2-3 दिन तक आपको दवाइयों से सुधार नहीं हो रहा है, तब हम लोग H1N1 का टेस्ट करते हैं। तो एकदम शुरू के दिनों में कोई जरूरत नहीं होती है कि दौड़ करके एकदम से H1N1 टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो सिक हो रहे हैं पेशेंट्स, यानी कि मान लीजिए किसी का ऑक्सीजन लेवल जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है या कोई व्यक्ति गफलत की हालत में जा रहा है या बुखार बहुत ज्यादा तेज है, तो ऐसे केसेस में शुरू में H1N1 का टेस्ट होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जैसे आपने बात करी अभी कि आपको शुरू में कुछ दिन बुखार हुआ और अपने आप ठीक हो गया, देखिए मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि 85 to 90% केसेस जो हैं और जो हम ओपीडी में भी आज की तारीख में अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, वो सब घर में रहकर थोड़े सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक हो रहे हैं। और इसमें ये चांसेस रहते हैं, जैसे आपने कहा कि मौसम है, बार बार बदल रहा है, तो आपको कुछ दिन बुखार हुआ, आप ठीक हो गए, 10-15 दिन बाद दोबारा हो गया। ये ज्यादातर इस वजह से होता है कि हम जल्दी जल्दी सर्द गर्म करते हैं, बाहर से आते हैं, चिल्ड पानी पी लेते हैं, कई बार लोग एकदम से आके ठंडे पानी से नहा लेते हैं। इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हमारी शरीर की इम्यूनिटी जो है वो इफेक्टेड होती है। वही अगर आप देखें तो लोगों का सोने का पैटर्न अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, ये सब चीजें भी हमारे इम्यूनिटी लेवल को इफेक्ट करती है और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि हमें H1N1 हो रहा है या हमें बार बार H1N1 हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, बहुत सारे केसेस भारत में सब क्लिनिकल होते हैं, यानी कि आपको इन्फेक्शन होता है, आपको बहुत तीव्र इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप इन्फेक्शन दूसरों को पास ऑन कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, और आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होता है। तो कई बार बहुत सारे लोग जो घर बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए या बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो ये इन्फेक्शन लेकर के घर के अंदर आ जाते हैं। तो उनको ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो अपने बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी से मिल रहे हैं या घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके संपर्क में वो आ रहे हैं, तो ऐसे में ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि उनको ये सिवियर इन्फेक्शन के रूप में सामने आ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें। हम लगातार इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम ये इन्फेक्शन बाहर से लेकर के आए तो घर के लोगों को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो
तो ये चीजों का अगर थोड़ा बहुत हम ध्यान रखें, और साथ ही देखिए जरूरी होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। तो अपनी नींद का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। आपको कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, रूटीनली हर साल टेस्ट कराने चाहिए, देखना चाहिए कि विटामिन डी, B12, आयरन, इन सब चीजों की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों की डेफिशिएंसी से भी हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है। तो जी ये चीजें अगर हम लेते रहे, ठीक करते रहे, तो हमारा इम्यूनिटी बेटर रहेगा। जी। डॉक्टर बोनाली, H1N1 के बाद फेफड़ों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा कितना ज्यादा रहता है और इसके जो शुरुआती सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? और एक और बात, जिस तरीके से हमने देखा है रिकवरी के बावजूद ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जल्दी थकान हो जाती है, ज्वाइंट पेन होते हैं, तो इसके पीछे की वजह और इससे रिकवरी कैसे हो? हाँ बिल्कुल. So secondary bacterial infection after any viral infection is a well recognized entity. होता है, काफी होता है. And again the category जो सबसे suffer करते हैं are the elderly and जिनको underlying any chronic illness है, उनको ज़्यादा risk होता है कि viral infection के बाद दोबारा से bacterial infection हो. Now viral infection हमेशा immunity को down कर देता है. So as a result patient का immunity already down है, so they are more susceptible कि एक और इन्फेक्शन इसके ऊपर आ जाए. सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके बाद आता है. सो जैसे आपने डिस्क्राइब किया, ये जो सिचुएशन है कि पहले एक इन्फेक्शन हुआ, फिर बेटर हो गए, फिर वापस एक और. नाउ देयर आर टू सिचुएशंस इन दिस. वन इज दैट एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, हमने देखा भी है कि एक कोविड हुआ इसी दौरान, अभी के जो सीजन में हो रहा है, कोविड हुआ, उसी पेशेंट को एक हफ्ते बाद H1N1 हुआ. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बट इफ एक पेशेंट बेटर होके फिर वापस दोबारा से फीवर, दोबारा से खांसी, बलगम, सांस फूलना, देन वी हैव टू रूल आउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये काफी कॉमन होता है और इसी में फिर एंटीबायोटिक्स का रोल होता है. जैसे डॉक्टर संजीव ने बोला, द टेंडेंसी इज कि बुखार होते ही एंटीबायोटिक ले लो, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज इनिशियल हमेशा वायरल इलनेस होता है, उसके ऊपर फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. नाउ जिनको अंडरलाइंग लंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल एस्थमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, बहुत सारे लंग डिजीजेस होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं, तो ये लोग वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी ज्यादा सफर करते हैं. उनका एस्थमा का फ्लेयर अप हो जाएगा, COPD का फ्लेयर अप हो जाएगा. तो इस ट्रीटमेंट के साइड बाय साइड हमें नेबुलाइजर्स और ये सब देना पड़ता है ताकि वो इससे निकल आए. सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग वी सी, दैट अंडरलाइंग लंग डिजीज में वायरल इन्फेक्शन उसको बढ़ा देता है, प्लस सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. एंड ऑफ कोर्स द वायरल इन्फेक्शन खुद जो आपने कहा शरीर को बहुत डेबिलिटेट कर देता है, जॉइंट पेन होता है, कमजोरी होता है, रिकवरी में बहुत समटाइम्स हफ्ते लग जाते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग है और जिनको अंडरलाइंग क्रॉनिक इलनेसेस है, बहुत टाइम लगता है रिकवरी में. जी डॉक्टर संजीव, एक तरीके से देखा जाए H1N1 या नॉर्मल फ्लू की वजह से इस वक्त देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की, कई और राज्यों ने भी की है. लेकिन क्या सेंट्रल लेवल पर एक ऐसी अवेयरनेस ड्राइव चलाने की जरूरत है? क्योंकि यूजुअली हमारे देश में एक धारणा है कि सर्दी जुकाम बुखार है, घरेलू नुस्खे करिए और ठीक हो जाइए. तो दो तीन इंपॉर्टेंट कैरी होम मैसेजेस हैं. जैसे सब लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग मी, कि द सेफेस्ट मेडिसिन जो है वायरल फीवर्स में या कोई भी फीवर इनिशियल पहले 1-2 दिन में, वो पैरासीटामोल है. ये जो पैरासीटामोल है ये वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एंड ये हर 4 और 6 घंटे के गैप में दी जाती है. थोड़ा सा खाना खा के खाली पेट नहीं देना चाहिए. बाकी जो मेडिसिन जैसे निमोसिलाइड, आइबोब्रुफेन और कॉम्बिनेशन पेन किलर्स, वो सेफ नहीं है, नहीं देनी चाहिए. एंटीबायोटिक डेफिनेटली पहले अपने आप नहीं शुरू करनी चाहिए. जो टेस्टिंग का जो टाइम है ये वायरल लोड पीक पर डिपेंड होता है. जैसे कि अगर फीवर आज पहला दिन प्रकट हुआ, आप अगर आज या कल सुबह टेस्ट कराएं H1N1 का RT-PCR, वो अक्सर नेगेटिव आ सकता है, वो फॉल्स नेगेटिव है. तो अगर फीवर Day 2 क्रॉस कर रहा हो, वो तब वायरल पीक होता है और तब ये H1N1 का टेस्ट RT-PCR थ्रोट स्वैब से पॉजिटिव होने के चांस होते हैं. जो RT-PCR का जो टेस्ट है ऑलमोस्ट 90-95% स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है इसको डायग्नोस करने के लिए. हमें खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वॉच करने हैं घर में, जैसे कि जो बच्चे या बुजुर्ग के उनका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ओरल इंटेक क्या है, उनका यूरिन आउटपुट कितना है, उनका अलर्टनेस लेवल कैसे है. और अगर पेशेंट अदरवाइज ओवरऑल सिम्टोमोलॉजिकली सेफ है
घर में स्टेबल है, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, सिंपल ओपीडी बेसिस पर डॉक्टर को दिखा के दे जनरली रिकवर। पर अगर आप घर में रह रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। हर एक घर में बुजुर्ग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको लगने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनो एजिंग। एज के साथ शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमने एल्डरलीज को बचा के रखना है, जिन लोगों को कोमॉर्बिड है उनको बचा के रखना है। 3 या 4 दिन आइसोलेशन घर में इस चीज के लिए काफी है। बच्चों को कम से कम 7-8 दिन स्कूल से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज क्लस्टर्स में जाते हैं, क्रेशेस में जाते हैं, प्लेग्राउंड्स में जाते हैं, जो बच्चों के सिर पास पास रहते हैं वाइल प्लेइंग स्टडिंग, तो उनको 7-8 दिन का गैप देना चाहिए। अदरवाइज ये ज्यादातर 90-95% डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है, पैनिक की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी यस, पब्लिक अवेयरनेस यस, टेलीविजन प्रोग्राम्स जैसे हम अब कर रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिलियंस को जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हजारों करोड़ों लोगों को जा रहे हैं। पर पैनिक की जरूरत नहीं है, ये पैंडेमिक या इवन लोकलाइज्ड एपिडेमिक नहीं है। जो भी हम आंकड़ा अभी देख रहे हैं, जो हम टेस्टिंग है, आप सेफली इसको 5 या 10 गुना ज्यादा ले लीजिए कि ये एक्चुअल इन्फेक्शन ऑन ग्राउंड इससे 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स टेस्ट नहीं करा रहे, ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग है, एसिम्प्टोमेटिक है, और ये पेशेंट्स बिना टेस्ट के, बिना कोई दवाइयों के अपने आप रिकवर कर दे। जी डॉक्टर स्वाति, प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमें स्टेप्स उठानी चाहिए, और दूसरा हमारा खान पान कैसा हो ताकि हम इस वायरस से पहले ही बच सकें या हमें इम्पैक्ट ही ना करे। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी बोला भी था कि N95 मास्क है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, खासतौर से अगर हम बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भड़क्के में निकल रहे हैं, या जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में बच्चे हैं, वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि समय समय पर अपने हाथों को हम लोग धोते रहें, साबुन और पानी का इस्तेमाल, खासतौर से स्कूल में बच्चों को जो है इस चीज के लिए सिखाया जाता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। कफ एटिकेट्स का हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम खुद बीमार हैं या हमें सर्दी खांसी जुकाम है तो कैसे हम इस संक्रमण को आगे नहीं फैलाएं, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करें, ये बहुत जरूरी है। साथ ही जैसे खान पान के लिए आपने पूछा, बहुत जरूरी होता है कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग जंक फूड वगैरह खाना शुरू हो चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, शुगर का इंटेक बहुत बढ़ गया है, तो ये सब चीजें जो है हमारे इम्यूनिटी लेवल को डाउन करती हैं। और हमें कोशिश करनी है कि हम हेल्दी फूड ज्यादा से ज्यादा खाएं, फ्रूट्स को अपने खाने में लेकर के आए, क्योंकि अगर अब आप देखें तो फ्रूट्स जो है वो ज्यादातर एक लग्जरी आइटम की तरह से या एक चॉइस आइटम बन करके रह गया है। लोग ज्यादातर फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को प्रोसेस फूड या जंक फूड ज्यादा पसंद आता है, तो उसका चलन हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो जरूरी विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को देते हैं जिससे कि हमारा इम्यूनिटी लेवल बेहतर होता है। साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उससे भी आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन होता है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और नींद और एक्सरसाइज, ये दो एक बहुत जरूरी पहलू हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारी नींद बेहतर हो, रात को लेट नाइट तक हम गैजेट्स पे नहीं लगे रहें, हमारा नींद का जो पैटर्न है वो बहुत छोटा तो नहीं हो गया है, बहुत कम स्लीप तो हमारी अब नहीं होगी इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि ये सब हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं। साथ ही पानी पीना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, कोई भी मौसम हो, अपने बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड अगर हम रखें तो वो भी हमारे इम्यूनिटी लेवल को काफी अच्छा रखता है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, खासतौर से ऐसा वर्ग जो कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग लेडीज है, या जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, या जिनको पहले से बीमारियां हैं, ये खासतौर से वो वर्ग है जिन्हें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर स्वाति, इसी में मैं एक और सवाल जोड़ दूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं क्या वो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये वैक्सीन ले सकती हैं, सेफ है? हाँ बिल्कुल, प्रेग्नेंट लेडीज भी वैक्सीन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान इस वैक्सीन को ले सकते हैं। और ज्यादातर जितनी भी ये वैक्सीन होती हैं ये सब सेफ वैक्सीन होती हैं, और इसलिए इन वैक्सीन को लगवाने से खास तौर से जो मौसम के स्ट्रेन्स होते हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो आते हैं, उनसे आपको काफी प्रोटेक्शन मिलता है। और देखिए, खास बात वैक्सीन की जो होती है वो ये होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया, क्योंकि ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को वैक्सीन लगी और उसको इन्फेक्शन भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर तीव्र इन्फेक्शन नहीं होता है या सिवियर
सिवियर इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होता है। जनरली ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि आसानी से थोड़े दिन, 1-2 दिन बुखार होगा, खांसी जुकाम होगा और ठीक हो जाएगा। तो सिवियरिटी लेवल जो है वो ज्यादा नहीं होता, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि वैक्सीन के द्वारा हमें मिलता है। और कोविड के टाइम में भी हमने ये देखा था कि वैक्सीन अगर लगी है फिर भी कोविड हो सकता है, या इन्फ्लुएंजा आपने वैक्सीन लगवाई तो इन्फ्लुएंजा हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा, और खास तौर से ऐसे वर्ग जो कि पहले से जिनके बॉडी सिस्टम्स या ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर बोनाली, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं या जो अंडर 4 हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते, जिन्हें डॉक्टर्स भी दवाइयाँ देना अवॉइड करते हैं, खास तौर पर उनकी केयर कैसे करें इस मौसम में? तो बच्चों का ये होता है कि उनका इम्यूनिटी जब न्यूबॉर्न्स होते हैं या व्हेन दे आर बेबीज, इम्यूनिटी उनका होता नहीं है। देयर इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय गेटिंग वायरल इन्फेक्शंस दे आर मच मोर ससेप्टेबल, क्योंकि उनका अपना इम्यूनिटी है ही नहीं। थोड़ा बहुत है जो मैटरनल इम्यूनिटी के साथ आया है, बट दे आर मच मोर ससेप्टेबल। बट इनको वायरल इन्फेक्शंस होगा तभी जाके इनका इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्कूल्स में फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं या प्ले नर्सरीज में एंड ऑल दैट, जब छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं, एक को होता है फिर सारों को हो जाता है। नाउ दैट इज वेरी रूटीन, जो टीचर्स होते हैं उनको भी हो जाता है, बट दैट इज because this is the only way that the immunity will build up. ठीक है, so this is not most children उनका immunity build up होता है by recurrent exposure to viral infections, and mostly they will do absolutely fine, they will not be sick, कोई ऐसे बीमार ऐसा नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम बिकॉज उनका इम्यूनिटी नहीं है, वी डू रेकमेंड अंडर 5-year-olds, अंडर 10-year-olds डेफिनेटली टू टेक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जब हमारे सीजन, विंटर सीजन आता है, बट ऑल्सो इन द मॉनसून सीजन आजकल जैसे हमने देखा है। बट दैट इज द थिंग, दैट इट इज अ रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन। सो इट्स नथिंग टू वरी, इट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, बट वी जस्ट हैव टू बी मच मोर विजिलेंट कि बच्चे सेफ रहे and their immunity is developing normally. जी डॉक्टर संजीव, इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो आप लोगों को सुन रहे हैं और यकीनन आप लोगों ने जो स्टेप्स बताए उन्हें वो उठाएंगे भी ताकि बच सकें, लेकिन एक सबसे जरूरी सलाह जो आप इस वक्त हमारे दर्शकों को देना चाहें। सबसे पहले पैनिक मत करिए, अपने आप डॉक्टर मत बनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉलो मत करिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करिए, घर का खाना अच्छा खाइए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड अवॉइड करिए, अपने आप एंटीबायोटिक मत लीजिए, ज्यादा पेन किलर मेडिसिन फीवर के लिए मत लीजिए, ये बहुत हार्मफुल है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज, अगर कोई भी फीवर, खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट 2 दिन से ज्यादा हो, डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करिए। छोटे बच्चे, एल्डरलीज और जो कोमॉर्बिड हैं, जो आपकी बाकी जो रूटीन दवाइयां हैं वो कंटिन्यू रखिए। अपने आप जाके इमीडिएटली टेस्ट मत कराइए, वो ऑफन नेगेटिव आ सकता है। बाकी जो आप अपने आप डिसाइड करते हैं मेडिकेशन या पैनल ऑफ टेस्ट मत करिए। जी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, हाथ साफ रखिए, मास्क पहनिए, अपने आप को आइसोलेट करिए अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।